हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि अवलंबन कोशिका क्या होती हैं और इसके कार्य को समझाइए। अवलंबन कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो वृषण के भीतर अर्धसूत्रीय नलिकाओं में पाई जाती हैं। ये शुक्राणु को पोषण और संरक्षण प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं शुक्राणुओं को और शुक्राणुओं को पोषण और संरक्षण प्रदान करती हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है शुक्राणुओं के विकास और परिपक्वता में सहायता करना होता है, हार्मोन स्राव का नियंत्रण करना और शुक्राणु को बाहरी नुकसान से बचाना होता है। अवलंबन कोशिका का यह महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवृषण का कार्य क्या है? अधिवृषण का कार्य बताइए। इसका उत्तर है कि अधिवृषण जो होता है एपिडाइडमिस शुक्राणुओं को संग्रहित और परिपक्व करने का कार्य करता है। यह शुक्राणुओं की गति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह जो होता है गति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यह शुक्राणुओं को वीर्य के माध्यम से बाहर निकालने में भी सहायक करता है, हेल्प करने में मदद करता है। इसी के आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि शीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया शीशन क्या है, इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है। शीशन क्या है, उसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, इसका जवाब आप सब दीजिए। बात करते हैं दोस्तों शीशन क्या होता है। तो शीशन जो होता है पेनिस नर जनन तंत्र का एक मुख्य भाग होता है, मुख्य अंग है जो यौन क्रिया और मूत्र उत्सर्जन में सहायक होता है। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, जड़, सॉफ्ट और सिर, मतलब रूट, सॉफ्ट और द ग्लांस। इसे 3 प्रकारों में 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित के कार्यों का वर्णन कीजिए। पहला आ गया प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा आ गया कॉपर ग्रंथि। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है और कॉपर ग्रंथि। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती हैं यह वीर्य में तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाती हैं और वीर्य को क्षारीय बनाकर शुक्राणु के लिए अनुकूलित वातावरण प्रदान करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कॉपर ग्रंथि क्या होती है। कॉपर ग्रंथि के बारे में जानते हैं। कॉपर ग्रंथि जो होती है यह मूत्र मार्ग का चिकना और संरक्षित करती है। यह जो होता है मूत्र मार्ग और चिकना को संरक्षित करता है। इसके स्रावित और तरल पदार्थ शुक्राणुओं के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करते हैं और मूत्र मार्ग को अम्लीय अवशेषों से साफ करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों प्रजनन अंग किसे कहते हैं। बात करते हैं कि प्रजनन अंग किसे कहते हैं, इनके भागों को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर देखिए आपकी जनन अंग वे संरचनाएं होती हैं जो प्रजनन प्रक्रिया में सहायक होती हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सब पहला पॉइंट आ गया कि नर जनन अंग। ये क्या होता है, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि और शीशन के अंतर्गत ये आते हैं। और जो मादा जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग जो होते हैं अंडाशय, डिम्बवाहिनी, नलिका, गर्भाशय और वजाइना और बाह्य जननांगों के अंतर्गत ये आते हैं, देखने को मिलता है।
आगे हम बात करते हैं, आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि नर जनन तंत्र या पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है कि नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। इसमें वृषण का क्या क्या काम होता है? शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण में मदद करता है। इसमें अधिवृषण का क्या काम है? शुक्राणु का संग्रह और परिपक्वत्व में मदद करता है। शुक्रवाहिनी इसमें जो होता है वह शुक्राणु को अधिवृषण के मूत्रमार्ग तक पहुंचाने का काम करता है। शीशन जो होता है वीर्य को मूत्र विसर्जन में सहायक या हेल्प मदद करता है। जो सहायक ग्रंथि इसमें होती हैं, सहायक ग्रंथि जो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि जो होती हैं ये हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। अब हम आगे बात करते हैं नर में अधिवृषण। बात करते हैं कि नर में अधिवृषण की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्या प्रश्न है कि नर में अधिवृषण और संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो संरचना है कि अधिवृषण जो होती है लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के शीर्ष और पीछे स्थित होती है। इनके जो कार्य होते हैं वो शुक्राणुओं को संग्रह, परिपक्वता और गतिशीलता को बढ़ाना, वीर्य के लिए पोषण में स्रावित द्रव्य प्रदान करने में मदद करते हैं या हेल्प करने का काम होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा में अंडाशय की भौतिकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। भौतिकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें जो होता है जो अंडाशय होता है बादाम के आकार की संरचना होती है। यह बाहरी एपिथेलियम, प्राइमोडियल या फॉलिकल्स, परिपक्व फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स से मिलकर बना होता है। इसका जो कार्य होता है वह डिंब निर्माण और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। ये इसका जो डिंब निर्माण होता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। आगे हम बात करते हैं, इसमें दिए अगला प्रश्न है आपका ग्राफियन पुटिकिया। ग्राफियन पुटिकिया या परिपक्वन तथा अंडोत्सर्ग का नामांकित एक आरेख चित्र बनाइए। इसका हो जाए कि ग्राफियन पुटिकिया डिंबवाहिनी नालिका और परिपक्व होकर अंडोत्सर्ग का निर्माण करती हैं। इसका आरेख है कि परिपक्वता जो होती है फॉलिकल अंडोत्सर्ग को और खाली ग्राफियन पुटिकिया का निर्माण करने में मदद करती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक उपयुक्त चित्र की सहायता से स्तन ग्रंथि संगठन की व्याख्या कीजिए। इसमें जो आ गया कि स्तन ग्रंथि का मुख्यतः जो होता है दूध स्राव के लिए जिम्मेदार संरचनाएं होती हैं। एसिनस मतलब दूध उत्पादन का काम करने का काम करती है। जो लैक्टोफेरस होता है इसमें लैक्टिक फेरस जो होता है नलिकाएं होती हैं दूध के सामग्री में मदद करने में, दूध की सामग्री को स्तनाग्र तक पहुंचाने में मदद करती है या हेल्प करती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मादा में बाह्य जननांगों का विस्तार से सचित्र समझाइए। मादा के बाह्य जननांगों को भागसेप या भागोष्ठ, बड़ा छोटा तथा वजाइना में प्रवेश द्वार शामिल है। ये जननांग क्रियाओं और यौन उत्तेजना में सहायक होता है जो कि बढ़ाने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं कि मासिक चक्र किसे कहते हैं। ये जो आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है कि मासिक चक्र किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख व्यवस्थाओं को समझाइए। मासिक चक्र जो होता है मादा प्रजनन तंत्र को नियमित हार्मोन परिवर्तन करता है, मतलब कि नियमित हार्मोन परिवर्तन देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख कुछ अवस्थाएं होती हैं जैसे मासिक स्राव मेंस्ट्रुएशन जो होता है, गर्भाशय की परत का निष्कासन करता है, फॉलिकल चरण का क्या काम होता है, अंडाशय में फॉलिकल को परिपक्व करने का काम करता है, ओवुलेशन जो होता है डिंब को रिलीज होने में काम करता है, मदद पहुंचाता है।
जो ल्यूटियल चरण होता है यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करने में मदद करता है। जो ल्यूटियल चरण होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, शुक्र जनन किसे कहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि शुक्र जनन किसे कहते हैं, शुक्र जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या शुक्र जनन किसे कहते हैं, शुक्र जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर के वृषण और टेस्टिस में शुक्राणु व स्पर्म्स का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया जो होता है प्यूबर्टी के बाद प्रारंभ होता है और जीवन भर चलती रहती है। और इसमें जो होता है शुक्र जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। इसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है और निम्नलिखित चरण में शामिल होती है। इसके आगे हम बात करते हैं, इसके निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला सबसे पॉइंट है कि स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले हमको इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलता है। इसका कार्य होता है कि वृषण की सेमनीफेरस नलिकाओं में पाया जाता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है यह वृषण के सेमनीफेरस नलिकाओं में पाया जाता है। विभाजन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट आ गया कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का विभाजन। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मियासिस होता है, मियासिस फर्स्ट के द्वारा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तृतीयक में आ गया कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का जब विभाजन होता है तो उसमें मियासिस सेकंड का स्पर्मेटोटाइड्स बनते हैं। और चौथे पॉइंट में आपको देखने का मिलेगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है यह स्पर्मेटिड का शुक्राणु में परिवर्तन करने में मदद करता है, परिवर्तन हो जाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव शुक्राणु को मुख्यतः 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सिर का। इसमें नाभिक जो न्यूक्लियस और एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम में एंजाइम होता है जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करता है। एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम में एंजाइम होता है जो कि शुक्राणु की झिल्ली को भेदने में मदद करता है। अब हम आगे बात करते हैं, इसके अगला भाग जो होता है मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पीस। मिडिल पीस का क्या काम होता है, इसमें जो माइटोकांड्रिया होते हैं वह ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया टेल। इसमें जो होता है शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती है। क्या तीसरे पॉइंट में शुक्राणु की गतिशीलता प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न आप सबका है कि अंडाणुजनन क्या है, अंडाणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। oogenesis जो होता है यह वह प्रक्रिया है जिसमें मादा का अंडाशय ओवरी के अंडाणु ओवम का निर्माण होता है। इसका जो प्रक्रिया होता है, सबसे पहला पॉइंट है कि प्राइमोडियल जर्म कोशिकाएं। प्राइमोडियल जन्म कोशिकाएं जो होती हैं इनमें प्रमुख रूप से जन्म के समय प्रत्येक अंडाशय के कई प्राइमोडियल जर्म कोशिकाएं होती हैं। इसमें कहा गया है कि जो जन्म के समय प्रत्येक अंडाशय में जो होती हैं कई प्राइमोडियल जर्म कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है कि प्राथमिक अंडाणु मतलब प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte में हमें देखने को मिलेगा कि ये मियासिस फर्स्ट में रुक जाती हैं। ये जो इनकी क्रिया होती है मियासिस फर्स्ट में रुक जाती हैं। यौन पर मियासिस फर्स्ट पूरा करते हैं और द्वितीयक सेकेंडरी oocyte बनता है। इनके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि द्वितीयक अंडाणु और मियासिस सेकेंड ये जो होती हैं निषेचन के समय मियासिस सेकेंड को पूरा होता है। क्या निषेचन के समय जो मियासिस होता है सेकेंड को पूरा होता है। आगे बात हम करते हैं दोस्तों, प्रश्न है कि अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है कि अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में क्या अंतर है। इसका पहला पॉइंट आ गया स्थान। अंडाणुजनन अंडाशय में होता है, शुक्राणुजनन वृषण में।
दूसरा पॉइंट है कि समय अंडाणुजनन यौन से पहले शुरू होता है और हर एक चक्र में एक अंडाणु बनता है। अगला है कि शुक्राणुजनन प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है और निरंतर चलता रहता है। अंतिम उत्पाद इसका है कि अंडजनन में एक अंडाणु बनता है, फिर शुक्राणुजनन में 4 शुक्राणु बनते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कंटेंट लिए कम है, मतलब कि जो आपका उत्तर है इसमें, जैसे आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना थोड़ी लिखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और अलग से नोट कर लीजिए, और इन सब क्वेश्चन को आप जिस हिसाब से 3 नंबर में पूछा तो उस हिसाब से लिखिएगा, 5 नंबर में पूछेगा तो उस हिसाब से लॉन्ग में 2 शब्दों में या 2.5 शब्दों में लिखेंगे। और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप सब कुछ पूछना चाहते हैं, आप सब कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।